Good morning, students. So today we are going to start the lesson, and this lesson is Theme 9. Then Theme 8 is omitted this year, and it is from page number 124. So here we are going to talk about the kings and chronics. So kings तो आप जानते हैं राजा, chronic मतलब इतिहास. ये जो इस बार हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो 16th to 17th सेंचुरी की है दौरान, और अगर हम देखें तो ये मुगल कोर्ट के बारे में है, और ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है आपका, और इसके अंदर से बहुत सारी चीजें जो आपसे पूछी जाएंगी. सो मुगल कोर्ट आप सब जानते हैं कि मुगल कोर्ट शब्द आते ही सारे मुगल जो राजा थे, शहंशाह थे, उनके बारे में अगर हम देखें तो उनका जिक्र जो आता है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. काफी लंबे समय बाद पीपीटी के बाद मैं ऑन कैमरा आपसे बात कर रही हूँ. मैंने देखा कई बच्चे लेसन नहीं देख रहे, मुझे नहीं मालूम क्यों, पर जैसे जैसे हम एग्जाम के पास जा रहे हैं, एनुअल या बोर्ड की जो बातें हो रही हैं, आपको मालूम है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको ये भी मालूम है कि आपकी जो जरूरत जो है वो कह सकते हैं हाफ ईयरली की और प्री बोर्ड की और बोर्ड की सब ज्यादा बढ़ रही है, तो आपको लेसन प्रॉपर्ली देखना और पढ़ना है. और इन्हीं दिनों में जब आप स्कूल आएंगे क्वेरीज के लिए, तो आप अपनी नोट की कॉपी भी लेके आएंगे, जो नोट्स आपने बनाए थे मैं उन्हें देखना चाहूंगी और चेक भी करना चाहूंगी. साथ में क्वेश्चन पेपर जो अपना पीए का है वो भी लेके आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. ओके. The monarchy of the Mughal Empire saw themselves as a legitimate ruler of a large and heterogeneous populace. Although this grand vision was often circumscribed by actual political circumstances, it remained important. One way of transmitting this vision was through the writing of dynastic histories. Then the Mughal king commissioned the court historians to write account on their achievements. अगर हम देखें तो मोनार्ची जो मुगल एम्पायर था वो अपने आप को एक बहुत कह सकते हैं लिटरेसी यानी कि एक बहुत अच्छी तरीके से अपनी डायनेस्टी को सजीव रखना, अपनी मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को कहते हैं ना लेजेंड, उस लेजेंड की तरीके से वो अपने आप को दिखाते थे, और वो ये मानते थे कि हम जो है वो एक ऐसे समुदाय और ऐसे संबंध यानी ऐसे इलाके पे रूल कर रहे हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, और उनको हम क्या कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से जो हमें उसमें मोनार्ची चला के दिखा रहे हैं. तो इसी कारण से वो अपनी इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते थे पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में, और वो चाहते थे कि हम जो भी गतिविधियां कर रहे हैं या जिस भी तरीके से अपनी सत्ता को बनाए हुए हैं उसकी हर चीज जो है वो लिखी जाए ताकि उसको क्या किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके. लोग जो पढ़ते हैं तो उनकी भव्यता को, उनकी हम कह सकते हैं उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जा सके और उनकी डायनेस्टी को याद रखा जा सके. मुगल लोग जो थे या मुगल जो किंग्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने खास तौर से क्रॉनिकल्स यानी कि इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों को अपॉइंट किया था अपने कह सकते हैं कोर्ट के अंदर, अपने मंत्रिमंडल में, ताकि वो राजा के इवेंट्स जो घटनाक्रम हो रहे और किस किस टाइम पे एम्पायर चाहते हैं उनको लिखना, तो वो सारी चीज एडिफाइड की जा सके. अगर हम देखें तो ये राइटर्स ने बहुत बड़े अकाउंट्स यानी बहुत बड़े पैमाने में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किए. अगर यही रिकॉर्डेशन जो है वो पुराने समय से चलता तो हमारे पास भारत का काफी लिबरेटेड हिस्ट्री हमारे पास होती, परंतु ज्यादातर कई जगह पे हमने देखा कि इस तरीके के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ना सिर्फ
लिख के जो हम कह सकते मंत्रिमंडल के पास थे, परंतु उसको उन्होंने सेफ और सिक्योर भी किया ताकि वो कहे आने वाले समय तक लोगों के पास में रहे। सो रूलर जो थे अपने गवर्निंग यानी कि किस तरीके से वो गवर्न करते, देश को संचालित करते, एडमिनिस्ट्रेट करते, किस तरह से पॉलिटिकल ऑर्डर्स जो है वो यूज करते हैं, किस तरह से जनता उनके साथ बिहेव करती है, हर चीज जो है डोमिनेंसी भी दिखाते थे अपनी। देन मॉडर्न हिस्टोरियंस जो थे राइट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखते थे, अतः उन्होंने इसको क्रॉनिकल्स कहा यानी इतिहास। ठीक है, तो क्रॉनिकल्स नाम दिया उन्होंने इसका। और क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो है यानी कि इतिहास में जो एक एक क्रम से जो इवेंट्स हुए हैं, इन सब को क्रमबद्ध तरीके से स्कॉलर्स जो हैं वो क्या करते थे, चाहते थे कि मुगल एम्पायर और उनकी हिस्ट्रीज को जैसे लिखा गया वैसे इम्प्रेसिबल सोच था, वो एक इतिहास के लिए बहुत ही इम्प्रेसिंग था कि लोग इन्होंने इस चीज को क्रमबद्ध तरीके से सही तरीके से उसका क्या किया, कह सकते एक्यूमुलेट किया और उसको बना के रखा। Then one level they were we can say reposted to the factual information about the institution of the Mughal state, then painstaking collected and classified by the individuals closely contact with the court. At the same time, these texts were intended as the conveyors of the meaning that the Mughal rulers sought to impose on their dominance. अगर हम देखें तो ये सारी तकलीफ, ये सारी मेहनत जो थी वो मुगल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उनकी, अगर हम देखें तो उनके कलेक्शंस, उनके इंडिविजुअल, उनके नजदीकी लोग जो थे उनको उन्होंने किया कि वो कोर्ट के हर एक बात को जो कोर्ट से कनेक्टेड है लिखे और बताएं। साथ में ही कई और लोगों ने भी इसको लिखा और उन्होंने भी इस चीज को बताया कि किस तरीके से मुगल जो थे वो डोमिनेंट थी, उनका जो वर्चस्व, उनकी जो राज तरीके जो थे वो किस तरह से एक मतलब हाई अप्रोच पे थे जिससे उन सबको मानना या संचालन वो करते थे। देन अगर हम देखें तो कई झलक दिखाई देते हैं इंपेरियल आइडियोलॉजी के, और ये इंपेरियल आइडियोलॉजी के बारे में और उनकी जो रिच और फैसिनेटिंग जो हम कह सकते हैं राज मतलब आकर्षित करने वाला जो सिस्टम था और जो मुगल एम्पायर का गर्व था और उनकी जो स्पेशलिटी थी उसके बारे में हम आने वाले लेसन में देखेंगे कि क्यों आखिर वो इतना लोगों को आकर्षित कर रहे थे या दुनिया के दूसरे हिस्से को भी वो जो है उनके राज करने का तरीका, उनके महलों को रखने का तरीका, उनका लोगों के साथ मिलने का तरीका, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका रूलिंग, उनका रेवेन्यू, हर चीज में उनकी जो स्पेशल छवि उन्होंने बनाई उसके बारे में हम देखेंगे इस लेसन में। और वो उन्होंने जो चीजों को लिख के प्रूव किया तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या इसके पीछे मुद्दा था और वो क्या चाहते थे। तो सबसे पहले हम क्रोनोलॉजिकल टर्म में जाएंगे, यानी कि मुगल आए कहाँ से, उनके वंश और उनका राज सिस्टम। सो द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, तो मुगल्स जो थे वो और उनके एम्पायर। सबसे पहले तो ये अजीब लगेगा आपको सुन के, द नेम मुगल ड्राइव फ्रॉम द मंगोल, though today the term evoked the granules of an empire, it was not the name the rulers of the dynasty chose for themselves. They referred to themselves as Timur. अगर हम देखें तो मुगल जो नाम है वो कभी मुगलों ने अपने आप को नहीं दिया था, ये नाम उन्होंने नहीं जोड़ा अपने साथ। सही बोले तो सही में मुगल शब्द जो है वो निकला मंगोल से। अब मंगोल कहाँ है? मंगोल तो चाइना के ऊपर है। ओके, तो अगर हम देखें तो ये उस समय इनकी डायनेस्टी जो थी या इनका राज जो सिस्टम था, ये लोग अपने आप को टिमराइट्स कहना पसंद करते थे। टिमराइट्स जो है
वो सही में तुर्किश रूलर तैमूर के डायनेस्टी से निकले हुए थे। तो यानी कि ये अपने आप को बोलते थे हम तो तैमूरी हैं या हम तिमोराइट्स हैं, और हम जो है तैमूर जो तुर्किश रूलर है उनके वहां से निकले हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वाज रिलेटेड टू द चंगेजी खान फ्रॉम द मदर साइड। अगर हम देखें तो चंगेज खान जो था, जो माना जाता है कि बाबर अपने आप को जोड़ते थे चंगेज खान के खानदान से, जो कि उनकी मम्मी के साइड का थे। ही स्पोक तुर्किश, वो तुर्किश भाषा बोलते थे। देन वो अपने आप को मानते थे कि वो मंगोलियंस के ब्लड में है, या मंगोलियंस रेफर्ड डाइवर्सली टू मंगोल्स, यानी कि वो मंगोल्स की एक दोनों तुर्किश और मंगोल्स दोनों की जो है सोच उनके अंदर थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे मंगोल जो थे वो बारबेरियस थे, यानी कि वो बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही खून खराबा पसंद वाले, और बहुत ही जैसे कहते हैं कि एकदम मार काट और एकदम जिसमें रहम ही नहीं हो, रहमदिल नहीं है वो लोग, ऐसे मान सकते। बारबेरियंस मतलब अनएजुकेशन के लिए भी होता है, परंतु यहाँ पर वो नहीं है। बारबेरियन मतलब ये खून खराबा पसंद करने वाले। Then during the 16th century, Europeans used the term Mughal to describe the Indian rulers for this branch of the family. सही में मुगल नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि इस परिवार यानी इस डायनेस्टी को कोई एक विशेष नाम देना है। तो उन्होंने जब ये देखा कि ये दोनों ही यानी कि आपके तुर्किश यानी कि हम कह सकते हैं तैमूर प्लस मंगोल, तो दोनों में से अगर हम देखें तो उन्होंने इनको मंगोलियंस के आधार पे मुगल कहना शुरू किया। ओवर द पास्ट सेंचुरी अगर हम देखें तो बाद में कई सेंचुरी में इसके नाम लिए गए। खास तौर से अगर आप देखें तो जंगल बुक में मोगली जो शब्द है वो भी यहाँ से ही निकला है, मोगलीज, तो वो वहां से ही निकला है, जो कि किसने यूज किया था, आपके क्रिपलिंग जो डायलॉग जो क्या कहते हैं जंगल बुक बनाने वाले थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एम्पायर में पॉलिटिकल अलायंस यानी कि कई सारे राजनीतिक लोगों से उन्होंने क्या किया, अपना उनको जीता और उनके साथ अपने रिश्ते बनाए, रिश्ते बने राजनीतिक रिश्ते बनाए। और बिटवीन द मुगल्स द लोकल चीफेंट्स, उन्होंने कोई मुगल जो हम कह सकते हो उस समय मुगल थे और जो चीफेंट्स थे उन लोगों से क्या किया, अपनी जोड़ बनाई और अपने राज्य सत्ता को बढ़ाया या अपने राज्य सत्ता का एस्टेब्लिशमेंट किया। अब आ रहा है अंडरलाइन कर लीजिए, द फाउंडर ऑफ द एम्पायर, जो जिन्होंने मुगल सल्तनत की नींव रखी वो थे ज़ियाउद्दीन बाबर। तो वो है वो सेंट्रल एशिया उनकी जमीन यानी कि उनका मातृभूमि कह सकते हैं वहां से थी। देन वहां से अगर हम देखें तो उज़्बेक खास उनका इलाका था। तो उन्होंने सबसे पहले काबुल में 1526 से वो आगे बढ़े और वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट की और इस जगह की सर्च करते रहे। इस जगह में आके उन्होंने टेरिटरी बनाने की शुरुआत की, यानी कि अपने इलाके बनाने की शुरुआत की। टेरिटरी बनाने के लिए कई जो लोग आते हैं उनके मन में कई सारी चीजें होती है, उन्हें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उन्हें अपने लोगों को बसाने की जरूरत होती है, अपने जानवरों को और अपने जीवन को आरामदायक सुविधाजनक बनाने के लिए जगह ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है ये अपनी टेरिटरी बना रहे थे। और इसमें अगर हम देखें तो जैसे इनके कैन, आप क्लाइन तो आप जानते हैं कि उनका जो ग्रुप यानी कि उनका हम जैसे कुंभा है ना, तो उनके लोग जो थे वो इस तरफ पड़े। देन उसके पुत्र यानी कि उनके पुत्र तो बाबर के पुत्र जो थे जिनका नाम था हुमायूं, जो उनका पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं, जो कि 1530 से लेके 40 उसके बाद वापस बीच में 1340 से
हारे, और उसके बाद 1555 से लेकर 56 के दौरान जो उन्होंने क्या किया, भारत पे अपने कदम रखे और यहाँ पर अपने फ्रंटियर्स यानी कि अपनी बॉर्डर बनाए। परंतु ये ज्यादा समय तक यहाँ पर टिके नहीं, क्योंकि शेरशाह सूरी ने उनको क्या किया, पीछे की ओर धकेल दिया और हटा दिया यहाँ से। ये जो है बाद में जाकर ईरान के जो राजा थे कोर्ट में जाके उन्होंने क्या क्या शरण लिया, और ईरान के जो सफेद रूलर्स थे उनके यहाँ जाके उन्होंने शरण लेके 1555 में उन्होंने हुमायूं को हरा दिया, और हुमायूं ने शेरशाह को हरा दिया। परंतु हराने के बाद वो लंबे समय तक भारत में रह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु उस समय उनकी एक बच्चा जो है जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर था, जो हमारे इतिहास का एक अहम किरदार के रूप में माने जाते हैं, उनका जन्म हो चुका था और उनका जो है जीवन शुरू हो चुका था। अगर हम देखें तो अकबर है 1556 से लेकर 1605, ये एक हीरो रूलर्स कह सकते हैं हम इनको, मुगल वालों में, मुगल किंग्स के अंदर ये एक हीरो किंग थे। और मुगल एम्पायर जो है उसको ना सिर्फ इन्होंने बढ़ाया और फैलाया, और इतना फैलाया कि ये हिंदू कुश से लेकर जिनकी यहाँ पर इन्होंने, इनके पिता ने शरण ली थी, सफेद ईरान तक इनका राज्य फैला दिया इन्होंने। और भारत में पूरी तरीके से, यानी भारत नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता था भारत, जैसे या अगर हम कहें तो हिंदुत्व जैसे कोई हिंदू देव जैसा कुछ नहीं था हिंदुस्तान जैसा, परंतु ये था एक सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें कई जगह जुड़ी हुई थी। तो वहां पर इन्होंने क्या कर लिया, पूरा इलाका इन्होंने किया। ये सब इलाका जीत नहीं रहे थे, परंतु उसको क्या कर रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे, उनको इकट्ठा करके साथ में रख रहे थे। और साथ में इसलिए रख रहे थे क्योंकि ही वांट टू रूल इट। देखिए, एक जगह को जीतना और सब रिसोर्सेस कैप्चर कर लेना एक अलग बात होती है, पर एक जगह को जीतना, उसको प्रॉपरली क्या करना, अरेंज करना और उस पर रूल करना, दैट इज अनदर टर्म, और वही जो है वो रूलर कहला सकता है। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो अकबर सक्सीड, अकबर ने काफी अपने इलाके बढ़ाए जैसे मैंने आपको कहा था। अब अकबर के बाद अगर हम देखें तो उनके 3 सक्सेसर है, जहांगीर आए 1605 to 27 के अंदर, देन शाहजहां आए 1628 से 58 तक, औरंगजेब आए 1658 से 1707 में। इसके बाद भी और लोग थे, परंतु अगर हम देखें तो जो अकबर ने जिस तरह से मेंटेन किया था उसी चीज को इन्होंने फॉलो आउट करवाया। परंतु कई बार इनकी गवर्नेंस और इनकी इंस्ट्रूमेंट चीजों को इस्तेमाल करने, इंस्ट्रूमेंट्स को, सिस्टम को इस्तेमाल करने में ये उतने प्रखर या उतने सिस्टमैटिक नहीं लिखे गए। नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं, ड्यूरिंग द 16th and 17th century the institution of an imperial structures were created. These includes effective method of administration and taxation. जैसे हम देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन यानी कि राजतंत्र, तो एक राजतंत्र, एक इम्पेरियल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया और उसके अंदर रेवेन्यू पे करना, उस रेवेन्यू से किस प्रकार से देश का एडमिनिस्ट्रेशन होगा और दूसरे सारी जो सिस्टम थी वो फॉलो ऑन करवाई गई। देन अगर हम देखें तो द विजिबल सेंटर ऑफ द मुगल पावर वाज द कोर्ट। Here the political alliance and the relationships were formed. The status and the hierarchy is defined. The political system devised by the Mughal was based on the combination of military power under anchoring and policies to accommodate the different traditions. They were enclosed in the subcontinent. अगर हम देखें तो इनका जो सत्ता था इसके लिए इन्होंने बहुत सोच समझकर एक्टिविटी की। इनकी मुगल की जो खास बेसमेंट थी वो 2 खंभों पे टिकी हुई थी, एक तो सैन्य शक्ति और दूसरा अलग अलग लोगों के, अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग भाषा वालों के, अलग अलग धर्म वालियों को उस परिस्थिति में
जहां वो क्या कर रहे हैं, इम्पेरल रूल कर रहे हैं, अपनी तरीके से जीने की सहूलियत देना। और ऐसे सिस्टम में अगर हम देखें, ये इन्होंने अपने इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया। सही में अगर देखा जाए तो औरंगजेब जो है 1707 के अंदर खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, परंतु ये जो वंश है वो खत्म नहीं हुआ था और दिल्ली के ऊपर तब भी इन्हीं का कंट्रोल था। आगरा, लाहौर, दिल्ली, ये सारे जो है ये खास कैपिटल रीजन्स रह गए इनके, जो स्वतः चल रहे थे और इन्हीं के जो चिफेंट्स है, इनके अधिकारी वर्ग थे, वो वहां पर रूल करते थे। सबसे इनका जो गरिमा थी, मुगल रूलर्स की जो गरिमा थी और जो प्रेस्टीज थी, वो लॉस नहीं हुई थी। परंतु सबसे आखिर में आप सब जानते, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो अंग्रेजों के हाथ जब हार गए 1857 के तक, तो तब ब्रिटिश एम्पायर ने इनको बिल्कुल ही ये डायनेस्टी को खत्म हो गए और तब ब्रिटेन ने दिल्ली पर अपना कब्जा किया। अन्यथा तब तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया जो है वो इन्हें क्या मानती थी कि मुगल जो है अभी सत्ता पे है। सो ये जो है आपके लिए आज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, या इंट्रोडक्शन था। कल से हम इसके डिटेल्स पढ़ेंगे कि कैसे तुर्किश और पर्शियंस और लैंग्वेज और कमांड इनके अंदर, इनके लिखने की परंपरा, मैनस्क्रिप्ट्स को रिटर्न करना, रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम जो आज तक फॉलो किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड कोर्ट जो सिस्टम है वो आज तक फॉलो किया जाता है, उन सब चीजों को देखेंगे कि कैसे उन्होंने इन सब चीजों की एक धरोहर बनाई, एक बेस बनाई, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सीख सकते हैं और उसको सीख कर उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। That's all for today.